है एवरीवन। आज के न्यूज़पेपर में तो कुछ था नहीं बजट सेशन के अलावा, तो हम लोग बजट के ही बारे में देखेंगे। क्या कितना एलोकेशन हुआ है और क्या सा उसका ओवरव्यू देखेंगे। और डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बजट का, इसके लिए उतना हम लोग डाटा पे नहीं जाएंगे। मैंने हम लोग अंडरस्टैंड करना कि थ्योरी क्या है, बजट से फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ओवरव्यू डाटा का देख लेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड क्या एक्ट है ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट डाटा कहीं नहीं पूछता, एक ज़्यादा से ज़्यादा पूछ देगा कि तुमको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा कि मान चलो कि एक अरेंज करने दे देगा, बोल देगा कि अरेंज करो कि जीएसटी दे देगा, डायरेक्ट टैक्स दे देगा, इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा, ये कस्टम टैक्स दे देगा, सब्सिडीज़ दे देगा। बोल दे इसको जो है ना अरेंज कर दो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कम ज़्यादा बजट किस में है और कम बजट के, इस तरह से एक अरेंज करने के लिए ऐसा दे देगा। और डाटा उतना नहीं पूछता है कि कितना लाख करोड़ किस में गया, कितना लाख करोड़ ट्रांसपोर्ट में गया, कितना लाख करोड़ कितना हज़ार करोड़ डिफेंस में गया, तो ऐसा कुछ नहीं पूछता है। तो डाटा हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उससे रिलेटेड क्या थ्योरी है उसको समझना इम्पोर्टेंट है। सो एक पहले डाटा का ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो थ्योरी है हम लोग जो है वो देखेंगे। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो इस बार का बजट है 2024-25 का, उसका जो है 48,20,512 लाख करोड़ का एक आउटले दिया गया है टोटल बजट का। इसमें जो फिजिकल डिफिसिट जो है उसको बोला गया है कि हम जो 4.9% ऑफ जीडीपी तक रखेंगे, टारगेट दिया गया है। अब इसका एक फार्मूला देखना कि फिजिकल डिफिसिट का क्या फार्मूला, और आगे भी देखेंगे। तब तक माइंड में अगर याद है तो रिमाइंड करो उसको। एनसीईआरटीज़ में इन सारे चीज़ का फार्मूला बेसिक चीज़ का दिया हुआ है। अब फिजिकल डिफिसिट जो है वो उसमें कहाँ से आया कि मतलब इतना ही हमें इतना परसेंट ही ऑफ जीडीपी को कंट्रोल में रखना है, तो वो आता है FRBM एक्ट 2003 है, उससे आता है। FRBM एक्ट में जो है 2003 में बोला गया है कि हमें जो फिजिकल डिपॉजिट है बिलो 3% और 3% तक रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। देखो, और इस साल जो गवर्नमेंट जो अपना फिजिकल इसमें समय से समय 2018 में भी एक बार अमेंड हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो अपने अनुसार इसको अमेंडमेंट करते रहती है कि मतलब हमको कितना रखना है। तो 3% तक तो अभी तक कभी हो ही नहीं पाया है जब से ये एक्ट है। तो इस ईयर का जो बजट है उसमें जो रखा गया है उसको 4.9% ऑफ जीडीपी के रखा गया। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड जो है 10.5% ऑफ जीडीपी रखा गया है। अब एक ये डाटा दे दिए हैं, डाटा देख लेना कि क्या है कि इंटरेस्ट पे कितना। एक बात पता है कि इंटरेस्ट पे जो है ना सबसे ज़्यादा पेमेंट, जब मतलब जितना बजट का होता है इंटरेस्ट पे को सबसे ज़्यादा होता है। अमूमन 19% के करीब इंटरेस्ट पे ही हमारा पेमेंट चला जाता है। उसका देखो यहाँ पे एक डाटा हो गया कि किस पे कितना जाएगा, डिफेंस पे कितना जाएगा, ट्रांसपोर्ट के मेजर सब्सिडीज़ पे कितना जाएगा, और ट्रांसफर टू स्टेट जो है सेंट्रल पूल ऑफ जो है टैक्सेस जो है उस टैक्सेस से स्टेट को कितना जाएगा ऑन द रिकमेंड। जो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सेंट्रल का जो टैक्स है उससे स्टेट को कितना परसेंटेज जाएगा। तो 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसने वो रिकमेंड किया था कि 42% जो है जो सेंट्रल का टोटल टैक्स है उससे 42% जो है उसको स्टेट को दे देना चाहिए। तो वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उसके सेंट्रल पूल से स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रूरल डेवलपमेंट में कितना जाएगा, पेंशन में कितना जाएगा, सारा डाटा दिया हुआ है। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक नज़र से इसको देख लेना कि असेंडिंग से डिसेंडिंग और अरेंज कर लेना किस में ज़्यादा जाता है, उससे ज़्यादा ये इतना याद करने का नहीं है। अब इसका एक समरी देख लेते हैं यहाँ कि वेयर रुपीज़ गोज, मतलब पैसा कहाँ जाएगा। अगर टोटल मेरे पास अगर 100 रुपीज़ है तो उसमें कितना, देखो इंटरेस्ट पे 19% चला जाएगा, इंटरेस्ट पे 19% चला जाएगा। उसके बाद जो है सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उस पर 16% चला जाएगा। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 21%, स्टेट टैक्सेस ऑफ 21%, और इंटरेस्ट पे जो है 19% चला जाएगा। सेंट्रल सेक्टर देख लिए। फिर ये सब जो है उसमें भी जो है इतना परसेंट टैक्सेस चला जाएगा। अब ये तो जाएगा, अब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा आएगा। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज जो हमारा है, जो लाइबिलिटीज हम लोग के पास है, जो मतलब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या जो भी चीज़ है उससे जो प्रॉफिट आएगा वो सब चीज़ से
27% आएगा। फिर इनकम टैक्स से 19% आएगा। उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18% आएगा। कॉरपोरेट टैक्स जो होता है उससे 4% है, ये 17% आएगा। कॉरपोरेट टैक्स के बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है, जैसे देखो नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है, देखो एक तो टैक्स से इधर 18% आ गया। नॉन टैक्स रिसिप्ट हुआ जैसे हमारा पीएसयू है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जैसे सेल हुआ बहुत सारा जो हमारा जो गवर्नमेंट का फैक्ट्रीज वगैरह है, और उससे जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है उसका जो प्रॉफिट हुआ, फिर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट रहता है उससे जो प्रॉफिट हुआ, तो उससे जो है 9% आ जाएगा। फिर जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम ड्यूटी से 4%, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स जो है 1% मात्र। अब देखो ये चीज़ देख लिया। अब देख लेते हैं इनकम टैक्स जो है, उसका इनकम टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और इसमें स्टेट को शेयर मिलता है। सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज ऑन टैक्सेज, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, लेकिन उसमें स्टेट को उसमें शेयर नहीं देता है। शेष पब्लिक अकाउंट में जाता है, सीएफआई में नहीं जाता है। सीएफआई में सिर्फ इनकम टैक्स और सरचार्ज ही जाता है। शेष जो है पब्लिक अकाउंट में जाता है। फिर इसमें भी स्टेट को शेयर नहीं मिलता है। अब इनकम टैक्स, सरचार्ज और सेस देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं इनकम टैक्स, सरचार्ज और टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब देखो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हम एक मान चलो कि एक इंडिविजुअल का या इंडिविजुअल आदमी का इनकम है 3 करोड़ है, 3 करोड़ है। उस पर जो है टैक्स लगने के बाद जो है बिफोर सरचार्ज जो है 75 लाख रुपया टैक्स लगा 3 करोड़ पे। टैक्स जो है ये टैक्स 75 लाख हो गया। सरचार्ज जो होता है, जो टैक्स 75 लाख रुपया है, इस पे जो है जो सरचार्ज लगाया था, सरचार्ज मान लो 25% है, तो 75 लाख का 25% जो 18.75 लाख रुपये 18.75 लाख हो गया। अब देखो टोटल टैक्स और सरचार्ज को जोड़ दो, तो टोटल टैक्स बिफोर सेस तो 17 लाख प्लस 18.75 लाख 93.75 लाख हो गया। अब ये जो अमाउंट है 93.7 लाख जो है, इस पे फिर कैलकुलेट होगा शेष। तो अब उसके बाद आते हैं, तो शेष देखो 4% है, तो 4% ऑफ 93.75 लाख 3.75 होगा। उसके बाद जो ये 3.75 हुआ, तो टोटल टैक्स लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, कम मतलब जिसका इनकम जो है 3 करोड़ होगा उसको कितना देर आप मर जाएगा 97.5 लाख करोड़। तीनों को जोड़ देंगे, इधर तो ऑलरेडी ये जुड़ गया सरचार्ज प्लस टैक्स, उसके बाद ऊपर जो शेष जुड़ा वो 97.5। यही था शेष कैसे लगता है, टैक्स कैसे लगता है, इनकम पे कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। इधर तो ये देख लिए इनकम टैक्स किस में स्टेट को मिलेगा नहीं मिलेगा, सीएफआई में कौन जाता है, पब्लिक अकाउंट में शेष जाता है, कहाँ से मनी आया और कैसे मनी गया देख लिए, एक एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का देख लिया। अब बजट जो है एक है, ये बजट एट ग्लांस देख लेते हैं, ठीक ना। देखो हमारा रेवेन्यूज जो है इतना आएगा 31,29,200 करोड़ आएगा। कैपिटल से जो है 16,91,312 करोड़ आएगा। ये रिसिप्ट हुआ, ऐसा गवर्नमेंट जो है बोला है। फिर एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37,09,401 करोड़ जो है 401 लाख करोड़ जो इसमें चला जाएगा। फिर कैपिटल में कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपेक्स एंड एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 11,11,111 लाख करोड़ करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बस इतना ही, ज़्यादा उतना डिटेल में जाना नहीं, बस एक देख लिए डाटा कितना आया, किधर से आया और कितना कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल से यहाँ देखो गवर्नमेंट का आएगा ज़्यादा, खर्चा करेगा कम। ऐसा आगे देखेंगे कैपिटल में क्या क्या कंप्रोमाइज क्या क्या चीज़ जो कैपिटल के अंदर आता है और क्या क्या चीज़ रेवेन्यू के अंदर आता है, क्या क्या चीज़ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सेंट्रल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ये फिर इसी का ये हाईलाइटेड है कि
कहाँ कहाँ जाएगा, बहुत एक माइन्यूट में है, इसको देख लेना। उतना कोई ये डाटा मायने नहीं रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने दे देगा, बस हो गया। एक फिर वहीं पे है, तो हमको आप देखो यहाँ पे ना की नंबर दिया, रेवेन्यू से कितना आएगा, कैपिटल रिसिप्ट कितना आएगा, टोटल रिसिप्ट कितना आएगा, नहीं देखना है, डाटा नहीं मतलब है, छोड़ दो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका जो फॉर्मूला है और क्या होता है ये देख लेते हैं। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हो गया। फिर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट अब देखो इम्पोर्टेंट है। कैपिटल रिसिप्ट जो है जितना उठाया, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, कोई मान चलो कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट बेचा, उससे जो पैसा आया, बेचा था ना टाटा को, उससे जो पैसा आया तो उसको बोलेगा डिसइन्वेस्टमेंट, मनी फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। रिकवरी फ्रॉम लोन, गवर्नमेंट अभी कोई कहीं पे लोन दिए हुए कोई फॉरेन कंट्री में, उससे जो रुपये, उससे जो लोन अगर रिकवर हो गया तो वो हुआ, वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। फिर और अदर कैपिटल रिसिप्ट, तो बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, अदर कैपिटल रिसिप्ट। अब एक है इफेक्टिव कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के बाद इफेक्टिव कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, तो हम बता देते हैं और इसको डिटेल में डेफिनेशन के साथ पढ़ लेना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉर्मल है, खर्चा माइनस जितना आया वही रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या हुआ, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। फिजिकल डिफिसिट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। प्राइमरी डिफिसिट क्या हो गया, प्राइमरी डिफिसिट देखो, फिजिकल डिफिसिट जो होता है उसमें जो फिजिकल डिफिसिट के नीचे आता है एक प्राइमरी डिफिसिट आता है एकदम, तो वो हो गया फिजिकल डिफिसिट में जो इसके अंदर फिजिकल डिफिसिट के अंदर जो है सारा जितना आया उसमें जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, उसको माइनस करके जो आएगा वो प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। प्राइमरी डिफिसिट जो है गवर्नमेंट यूजली जो है ना, मतलब एक उतना इम्पोर्टेंट है शो करने के लिए कि हम इतना ही घाटा में, इंटरेस्ट माइनस करके ज़्यादा घाटा में, वही एक डाटा शो करने के लिए ऐसा करता है, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। सोर्स ऑफ डिफिसिट फाइनेंस, जो डिफिसिट हमारा आएगा, डिफिसिट जो हमारा आएगा उसको कहाँ से फाइनेंस किया जाएगा, तो वो देख लो, डाटा दिया मार्केट बोरोइंग से, शॉर्ट टर्म। अब टी बिल क्या होता है ये पढ़ लेना। टी बिल, ये देखो डाटा इंपॉर्टेंट है लेकिन टी बिल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये पढ़ रहे हैं। टी बिल क्या होता है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, अदर्स जो है प्रोविडेंट फंड होता है, एक्सटर्नल डेब्ट, ये सब जो होता है इससे आएगा। और डाटा दिया हुआ देखो, ये 24-25 जो इस साल का बजट है उसका देख लो। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स आएगा इतना, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है से माइनस में चला गया, फिर अदर्स जो है करीब 1 लाख करोड़ आएगा। ट्रेंड इन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग उससे पहले पढ़े थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है देखो 11,11,000 करोड़ के करीब देखे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो वो पिछले साल से देखो बढ़ा है, हर साल दर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ ही रहा है। अब ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है तो माइंड में ये चलना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उससे क्या इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पे क्या फ़ायदा है इकोनॉमी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट अभी हाईवे बनाती है तो लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है, हाईवे बनाती है, कोई फैक्ट्री बनाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो लॉन्ग टर्म में से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो डिफिसिट घटेगा। तो ये चीज़ पढ़ लेना। कैपिटल मेंस पॉइंट से कैपेक्स का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इससे जो है इसी कारण जो है दिनों दिन जो है सालों दर सालों जो है अपना बढ़ा ही रही है इन्वेस्टमेंट।
अब ये फिर कल का डाटा था कि गोल्ड एंड सिल्वर पे जो है 15 से 6% कर दिया। क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन उससे होता है वो पढ़ लेना। क्रिटिकल मिनरल जो है वो पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अभी एक डाटा दिया था इकोनॉमिक सर्वे कि मेनली जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें ज़्यादातर जो है वर्ल्ड में है, बहुत जगह चाइना कब्जा कर लिया। तो इंडिया का जो है एक अल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि कैसे वो भी क्रिटिकल मिनरल्स को जो है डिफरेंट कंट्री के साथ जो है मिलकर उसको जो है अपने यूज के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना डील करे कैसे। तो चाइना जो है, चाइना का सबसे ज़्यादा जगह कब्जा है क्रिटिकल में, लिथियम में निकल ये सब का वर्ल्ड में। इस पे जो है जीरो कर दिया। पहले इतना था। ड्रग्स जो है कैंसर ड्रग्स का जो है वो दवाई का जो है पहले 10% था, उसको नील कर दिया। सर्टेन कैपिटल गुड्स यूज पर मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई मोबाइल फ़ोन पे 20 से 15 कर दिया। वेट वाइट ये सब लेदर वगैरह पे जो है 10 था तो उसे कर दिया, डील कर दिया। तो ये डाटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कि इसके पीछे क्या थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। अब देखो एक न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम क्या होता है, ये न्यूज़ में आया है। देखो इसमें जो है ना एक गवर्नमेंट करती है स्टैंडर्ड डिडक्शन करती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट यह बोल रही है कि न्यू टैक्स रिजिम होने से जो है ये जो मिडिल क्लास हैं सैलरीड एम्प्लॉय हैं इनको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, तो एक ये ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को कंपेयर करके और जो 2023-24 वाला था उससे कंपेयर करके देखते हैं। देखो अगर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी अगर सालाना जो है अगर किसी का 15 लाख रुपये इनकम है तो ओल्ड टैक्स में क्या था 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन था। न्यू टैक्स रिजिम में क्या किया, इसको 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। इसके बाद इसको माइनस जो करोगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी को माइनस करोगे तब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आएगा। तो जो टैक्स जो है इस पे नहीं लगेगा, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट वही बोल रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 75,000 रुपये कर दिए, अगर तब जो है देखो 1,45,000 रुपये 14,50,000 रुपये पे टैक्स लगता। अब यहाँ पे जो है कि 14,25,000 रुपये पे 25,000 रुपये पे टैक्स लगेगा। तो उससे जो है बेनिफिट जो है करीब जो है वो जो मिडिल क्लास है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो कल गवर्नमेंट जो अनाउंस किया कि हम जो है एंजल टैक्स जो है रिमूव कर देंगे। अब एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स जो है गवर्नमेंट मेनली जो है जिस समय लाया था उसमें यह तर्क दिया था कि बहुत एंजल टैक्स देखो जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको बोलता है एंजल टैक्स। तो उस पर स्टार्टअप पे जो इन्वेस्टमेंट आता था उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोलता था एंजल टैक्स। अब गवर्नमेंट जब लाया था तो गवर्नमेंट तर्क दिया था कि ये जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें बहुत सारा जो है ब्लैक मनी आ रहा है। तो इस गवर्नमेंट जो इसी कारण उस पर जो है टैक्स लगा दिया था, उसको बोला था एंजल टैक्स बोला था। अब देखो कोई कंपनी है, ठीक ना, एंजल टैक्स गवर्नमेंट हटा दिया है और एक और इक्वलाइजेशन लेवी होता है उसको भी गवर्नमेंट हटाया। तो अब देखते हैं कि क्या है ये। एक कोई कंपनी है, ठीक ना, अगर वो स्टार्टअप है, अब पहले ना कि स्टार्टअप कोई भी कंट्री है तो उसको कोई भी कंपनी अगर स्टार्टअप है तो उसको स्टार्टअप होने का क्या क्राइटेरिया है, कितना साल तक रहेगा, कितना उसका टर्नओवर है, तब स्टार्टअप कहलाएगा। तो स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आता था उस पर जो है टैक्स जो लगता था उसको बोलता था एंजल टैक्स बोलता था, उसको रिमूव कर दिया गया। फॉरेन डिजिटल एड ई कॉमर्स, देखो डिजिटल एड जैसे देखो कोई भी आप ये मान लो, हाँ यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन हम खरीदें तो यूट्यूब प्रीमियम का अगर 1 महीना का सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ है तो इस पर जो है गवर्नमेंट जो ये सब्सक्रिप्शन फी आता था उस पर जो है लगाता था, जो टैक्स लगाता था उसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलता था, इसको भी गवर्नमेंट हटा दिया। अब फिर एक इधर कंपनी है नॉर्मल कंपनी, मान चलो एक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब, तो इस पे इसका जो प्रॉफिट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे होता था उस पर लगता था कॉरपोरेट टैक्स लगता था। और एक और टैक्स लगता था MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। MAT क्या होता था कि वो कुछ कंपनी ऐसे क्या करती थी कि अपना डाटा में जो भले ही प्रॉफिट में हो चाहे घाटा में, अपना डाटा में शो करती थी कि भाई हम प्रॉफिट में हैं ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, तुम अगर कॉरपोरेट टैक्स नहीं दोगे तो MAT दे दो, ये तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो वही MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। फिर ये तो प्रॉफिट हो गया उसको गुड्स एंड सर्विसेज पे।
अगर कंपनी अपना कोई एसेट्स को सेल करती है उस पर लगता है कैपिटल गेंस टैक्स। तो हम लोग समझ लिए कंपनी अगर स्टार्टअप है, स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आता था उस पर एंजल टैक्स लगता था, एंजल टैक्स को गवर्नमेंट रिमूव कर दिया। डिजिटल एड कॉमर्स फॉरेन पे जो लगता था इक्वलाइजेशन लेवी लगता था उसको भी गवर्नमेंट रिमूव कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, एमएटी क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है, और सेलिंग ऑफ एसेट्स पे जो होता था कैपिटल गेन टैक्स होता था। अब एक और चीज़ गवर्नमेंट जो किया है इस साल के बजट में, देखो फॉरेन कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको 35% कर दिया है 40% पे, पर ताकि एफडीआई ज़्यादा आए। उसके कारण गवर्नमेंट ऐसा कि इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई कम टैक्स लगेगा तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। ज़्यादा टैक्स लगाया तो कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जितना कमाते हैं वो बोलेगा कि इतना 40% हम टैक्स, 1 लाख कमाएंगे 40,000 रुपये टैक्स से दे देंगे। थोड़ा गवर्नमेंट जो है कम किया है। अब देखो देख लिए, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स को जो है गवर्नमेंट जो है ये जो है शेयर मार्केट ये सब जो होता है या ये इकोनॉमी स्टेबल करने में एक सही रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो होता है उसको 15% किया है, 15% से 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो है 10% से 12.5% कर दिया, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक और टर्म था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये देखो इम्पोर्टेंट है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, देखो एग्जांपल समझते हैं। एक साल 2000 है, ठीक ना, उसमें कोई आदमी एक घर खरीदा, 1 लाख रुपया में घर खरीदा, फिर जाके 2011 में जो है उसको जो है 2 लाख रुपया में बेचा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि तुम हमको कैपिटल गेंस टैक्स दो। तो भाई 1 लाख से 2 लाख में बेचा तो महंगाई भी तो बढ़ा, तो उसके हिसाब से क्या 2 लाख पे थोड़ी टैक्स देंगे। तो वही होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट में। क्या होता है कि इन्फ्लेशन जब मान चलो उसमें 100% था, अभी 150 हो गया, तो इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो मनी आएगा उस पर जो टैक्स लग गया। देखो प्रॉफिट 1 लाख बट इन्फ्लेशन एडजस्टिंग विथ इन्फ्लेशन प्रॉफिट 50,000 हुआ, तो 50,000 इस पे टैक्स लगेगा, ना कि इस पे पूरी इस पे लगेगा। तो वही इंडेक्सेशन बेनिफिट हुआ। सरचार्ज टैक्सेस देख ही लिए। अब देखो 2 चीज़ होता है कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के या जो है मनी सप्लाई कैसे करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, उसके 2 चीज़ होता है, दो पॉलिसी होता है। एक मॉनिटरी पॉलिसी होता है, एक फिशियल पॉलिसी होता है। मॉनिटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा देखा जाता है, और फिशियल पॉलिसी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसको जो है लागू किया जाता है। मॉनिटरी पॉलिसी में CRR, SLR, रेपो, MS मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, OMA ओपन मार्केट ऑपरेशन, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये सब जो टर्म्स है ये सब का जो है इसमें जो जितना भी क्या करना है नहीं करना है, किस पे इंटरेस्ट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्या टैक्स होगा नहीं, ये RBI देखता है। और फिशियल पॉलिसी जो है इसमें आता है टैक्सेशन आता है, सब्सिडी आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़े थे क्या होता है, आता है PPP मॉडल आता है। PPP मॉडल हम लोग पढ़े हुए हैं। तो देखो अब फिशियल पॉलिसी क्यों क्या, तो फिशियल पॉलिसी देखो टैक्सेशन है, सब्सिडी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों फिशियल पॉलिसी बनाया जाता है। तो फिशियल पॉलिसीज जो है बनाया जाता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, बूस्ट रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ। अब देखो गुजरात है, इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, दोनों में जो है क्या कहता है एक ग्रोथ का जो है गैप है, तो उसको गैप को फुलफिल करने के लिए फिशियल पॉलिसी बनाया भी जाता है टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी बात है, टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये सब करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। टू बूस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ जो है फिशियल पॉलिसी होता है। अब फिशियल पॉलिसी ही जो है उस फिशियल पॉलिसी को लागू करने के लिए जो चीज़ किया जाता है वो है बजट। मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ को अगर तुम अब कहीं तुमको पार्टी जाना है, मतलब कहीं घूमने जाना है मान लेते हैं, तो प्लान बना लिए कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, पहाड़ पे जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, राफ्टिंग करेंगे, ये सब बना दिया। तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो उस पैसा के लिए तब जो किया जाता है उसको बोलता है बजट। फिर बजट भी आगे देखेंगे। अब
पब्लिक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 तरह का फंड होता है। याद है पब्लिक अकाउंट पढ़े थे, उसमें इसमें कौन सा मेन पैसा जाता है? शेष वाला पैसा जाता है कि सरचार्ज वाला जाता है? ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि टैक्स वाला जाता है, बताओ कमेंट में लिखो। पब्लिक अकाउंट में जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है। सेस ऑन टैक्सेस देखो ये पब्लिक अकाउंट में जाता है। लोन्स वाला पब्लिक अकाउंट में जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पोस्ट बैंक का जो है स्कीम जो आता है ये सब पब्लिक अकाउंट में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव करना जरूरी है। आर्टिकल 114 देखना, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि एक भी पैसा निकालने के लिए जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ऐसे एक्सपेक्ट चार्ज एक्सपेंडिचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। इसमें CFI में कौन कौन सा मनी जाता है? टैक्स कलेक्टेड, लोन्स बोरोड और कलेक्टेड, ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड नहीं होगा यहाँ पे, कंटीजेंसी फंड होगा। CF जो है कंटीजेंसी फंड, CFI से ही कंसोलिडेटेड फंड से ही CF में जाता है, कंटीजेंसी फंड में पैसा जाता है। तो CF देखो ये जो है प्रेसिडेंट के अंदर मेनली रहता है और इसको जो देख रेख करता है वो मेनली करता है 60% का इसका जो मनी है जो देख रेख करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है और 40% जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है। अब बजट देखो, बजट बताए थे कि बजट प्राइमरी टूल टू इम्प्लीमेंट फिजिकल पॉलिसी। बजट में जो है तीन चीज़ जो है आता है, तीन स्टेटमेंट रखा जाता, क्या बोलोगे, 3 डॉक्यूमेंट बजट में रखा जाता है हाउस के बिफोर। एक हुआ तुम्हारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, एक होता है फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। अब एक चीज़ देखो, एक इसमें बहुत बारीकी समझने की चीज़ यह है कि फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो जो है मनी बिल हुआ। मनी बिल अंदर 100 आर्टिकल 110। ये 6 स्टेज ऑफ पासिंग बिल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लक्ष्मीकांत में भी है, वो पढ़ लोगे। पहले प्रेजेंटेशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी बाय DC, वोटिंग ऑन ग्रांट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वोटिंग ऑन ग्रांट्स होता है उसमें पढ़ने की चीज़ है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। कट मोशन क्या होता है, गुलोटिन मोशन क्या होता है, इकोनॉमिक कट क्या होता है, ये चीज़ पढ़ लेना ये क्या होता है। उसके बाद फिर ये अगर कट हो गया, ये कट मोशन कोई भी है और पास हो गया, उसके बाद फिर जो है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल क्या जाता है, फिर फाइनेंस बिल पास हो जाता है। अभी आएगा, अभी 1-2 दिन डिस्कशन चलेगा, फिर डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फिर जो है ग्रांट दिया जाएगा, फिर अप्रूवल, फिर पासिंग किया जाएगा। तो अभी बजट सेशन चल नहीं रहा है, तो 1-2 दिन लोकसभा टीवी देखोगे तो पता चला जाएगा। वोट एंड अकाउंट इस बार किया नहीं क्योंकि इलेक्शन का समय था, तो ऑलरेडी लेट से जो है ये बजट पेश हुआ है, तो वोट एंड अकाउंट का ज़रूरत ही नहीं है। वोट अकाउंट अगर फरवरी में बजट पेश होता है और नया फाइनेंशियल ईयर हम लोग का कब से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, तो उसके बीच में अगर कोई एक्सपेंडिचर की जरूरत है तब वोट एंड अकाउंट पे जो है एक्स्ट्रा पैसा मांगने के लिए वोट एंड अकाउंट किया जाता है, टेम्पोररी रहता है। इस बार जरूरत ही नहीं है। अब देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री देख लेते हैं, बजट देखे, बजट सेशन इतना लाइमलाइट में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसका जो डिपार्टमेंट है उसको एक देख लेते हैं एक नज़रिया से। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है मेनली ये सब डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अटैच्ड ऑफिस जो इतना ईडी जो चिल्लाते रहते हैं वो ईडी आता है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है इसी के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है इसके अंदर आता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो आता है। फिर DIPM डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DP डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये जो है DP ही जो है महारत्ना का स्टेटस देती है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है ये, देखो ऐसा कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दिया, एक ऑप्शन घुसा दिया, ये लोग दे दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन आता है, तो दे दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DIPM दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। याद रखना, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है CAG के अंदर आता है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, CAG के अंदर आता है, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब
इतना हम लोग देखें कि टैक्स टैक्स ये सब पढ़ रहे हैं, इतना न्यूज़ में चल रहा है, इतना डाटा दे रहा है। देखो डाटा कोई मतलब नहीं रखता है, थ्योरी क्या है एक देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन सा होता है। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेस होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो है मेनली डायरेक्ट टैक्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक रिग्रेसिव टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। ये 3 टैक्स होता है, ये तीनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीनों एनसीईआरटी से पढ़ लेना। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिप्रेसिव टैक्स क्या होता है और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। और एक और चीज़ एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत है, टोबिन टैक्स क्या होता है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। टोबिन टैक्स से क्वेश्चन भी आया 1 वर्ड करके। अब टैक्स तो पढ़ लिए, बजट पढ़ लिए। अब एडम स्मिथ जो एक इकोनॉमिक्स थे वो बोले, एक फॉर्मूला दिए थे एडम स्मिथ फॉर कैनन ऑफ टैक्सेस। तो उसमें क्या दिए, कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी मतलब ये होता है कि अगर कोई गरीब है कोई अमीर है तो अमीर पे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, गरीब पे थोड़ा कम लेना चाहिए, ताकि एक इक्वलिटी समानता बना रहे समाज में। फिर एक होता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी के अंदर यह बोलता है कि अब पब्लिक को अचानक से नहीं बोल दो कि तुमको जो है आज 25 कल से 25% टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं। पब्लिक को जो है एक स्पेसिफिक डेट बता दो कि इतना तारीख, ताकि पब्लिक मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ हमको टैक्स इतना देना है, नहीं देना है। अचानक से नहीं अनाउंस कर देना है कि आज से 30% टैक्स लगेगा चाहे 40% टैक्स लगेगा। तो वही कैनन ऑफ सर्टेनिटी होता है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस होता है कि टैक्स जो है भरने में पब्लिक को सहूलियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 1 किलोमीटर लंबा लाइन में खड़ा कर दो, तो उससे एक टैक्स भरने में डिमोरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक सहूलियत दोगे। भारत सरकार का अच्छा एक वेबसाइट भी है सारा टैक्स भरने का, तो वही कैनन ऑफ कन्वीनियंस हुआ। फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है कि कैनन ऑफ इकोनॉमी यह होता है कि जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं इस पर जो है, अब ऐसा नहीं कि टैक्स कलेक्ट करें 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करें और टैक्स कलेक्ट करने में हम 90 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। तो वही बोल रहा है कैनन ऑफ इकोनॉमी की, अगर 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं तो इस पर जितना कम से कम हो उतना कम एक्सपेंडिचर आए इसको कलेक्ट करने में। तो यही कैनन ऑफ इकोनॉमी हुआ। देखो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, कुछ फॉर्मूला था, डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देख लिए, इंडेक्सेशन देख लिए, कंपनी एंजल टैक्स क्या होता है उसको हम देख लिए, क्यों रिमूव कर दिया गवर्नमेंट। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है उसको गवर्नमेंट क्यों रिमूव कर दिया, ये सब देख लिए। फिर ये देख लिए ओल्ड रिजिम टैक्सेज और न्यू रिजिम टैक्सेज, और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो, कितना होगा, कैसे होगा और फायदा होगा। यही सब था, ज़्यादा उतना डाटा देखने। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ओवर द ईयर बढ़ा ही है, मेंस के अगर आंसर कहीं लिखना है तो वही लिखोगे कि गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर, दिस विल बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म फॉर गवर्नमेंट। हो गया, एक पॉइंट हो गया मेरे पास। सोर्स ऑफ डिफिसिट देख लिए, फिशियल डिफिसिट देखे, उसका फॉर्मूला देखे, प्राइमरी डिफिसिट देखे, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखे, रेवेन्यू डिफिसिट देखे, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी देखे। यही सब था, ज़्यादा कुछ था नहीं। इनकम टैक्स जो है वो किस में जाएगा, CFI में जाएगा। सरचार्ज किस में जाएगा, CFI में जाएगा। सेस जो है पब्लिक अकाउंट में जाएगा। किस में स्टेट का शेयर होगा तो CFI में इनकम टैक्स में होगा, और सरचार्ज और सेस में नहीं दिया जाता है। यही था बजट। FRBM एक्ट भी देख ली, इसको फिर डिटेल में पढ़ लेना। 2-3 चीज़ डिटेल में पढ़ लेना। टोबिन टैक्स क्या होता है, FRBM एक्ट क्या होता है, और एक और चीज़ बोले थे, ये सब का जो है डिटेल में पढ़ लेना। सारा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही चीज़ था। थैंक यू।